गुड मॉर्निंग, जय हिंद आर्मी बाबू। तो कैसे हो प्यारे बच्चों। आज जो आपका हिंदी है काव्य खंड, उसका संपूर्ण द एंड कर देंगे। उसका समरी देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। समरी को डीपली फोकस के साथ, कंसंट्रेशन माइंड के साथ सुन लो बाबू, क्योंकि समरी सुने रहोगे तो पेपर में जो भी प्रश्न आएगा लिख लोगे। और एक बात ध्यान रखो बाबू, पेपर से घबराना और डराना नहीं है। समरी समझ लो, जो भी प्रश्न आएगा लिखना है। प्रश्न में पेपर में एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है बाबू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस के साथ बैठ जाओ बाबू, आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा है। चलो पहला बाबू, नेताजी का चश्मा। पहला जो आपका काव्य खंड का पाठ है वो क्या है? नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसके राइटर कौन है बाबू? तो स्वयं प्रकाश है। आओ इस स्टोरी को समझते हैं। यह कहानी एक देशभक्त भावना और नेताओं के प्रति लोगों की सोच को दिखाती है। ये जो कहानी है बाबू, वो क्या दिखाती है? तो एक देशभक्त की भावना को दिखाती है और नेताओं के प्रति लोगों की जो भावना होती है उसको क्या करती है? दिखाती है। ये कहानी क्या दिखाती है बाबू? एक देशभक्त की भावना को दिखाती है और नेताओं के प्रति लोगों की क्या सोच है इसको दर्शाती है। ठीक। एक कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी होती है। मूर्ति पर हमेशा चश्मा रहता था। एक कस्बा है बाबू इस स्टोरी में, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या मूर्ति लगा रहता है और उस मूर्ति पर हमेशा एक चश्मा लगा रहता है। ठीक। एक दिन लोगों ने देखा मूर्ति का चश्मा गायब हो गया है। तो एक दिन कस्बे के लोग देखते हैं बाबू कि जो चश्मा है वो नेताजी के मूर्ति से क्या हो चुका है? तो गायब हो चुका है, यानी उस मूर्ति पर नेताजी का चश्मा नहीं है। लोगों को चिंता हुई क्योंकि नेताजी बिना चश्मे के अधूरे लग रहे थे। तो लोगों को क्या हुई? चिंता हुई, क्योंकि नेताजी बिना चश्मे कैसे लग रहे थे? अधूरे लग रहे थे, यानी नेताजी की मूर्ति सुंदर नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि चश्मा गायब हो गया था। तब कस्बे का एक साधारण आदमी, कहानी का नायक, रोज मूर्ति को देखता था। उसे लगा कि यह बहुत गलत हुआ है। तब कस्बे का एक साधारण व्यक्ति, यानी ये जो स्टोरी बता रहा है वो क्या होता है? वो उस चीज को देखता है कि नेताजी के मूर्ति से क्या चश्मा गायब हो गया है, और वो देखता है और वो बोलता है कि यह बहुत गलत हुआ। उसने अपने पैसे से नया चश्मा बनवाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दी। उसने क्या किया बाबू? जो साधारण व्यक्ति था वो क्या करता है? अपने पैसे लगाकर नेताजी का चश्मा बनवा देता है और फिर से मूर्ति पर क्या कर देता है? लगा देता है, यानी पहना देता है। धीरे धीरे यह काम वो कई बार करता रहा, क्योंकि चश्मा बार बार टूट जाता था या गायब हो जाता था। धीरे धीरे काम वो क्या करता था बाबू? वो हमेशा एक नया चश्मा बनवाकर नेताजी की मूर्ति पर लगाता था, पहनाता था। लेकिन बार बार जो चश्मा है बाबू वो क्या हो जाता था? टूट जाता था, नहीं तो गायब हो जाता था। लेकिन उसने कभी नाम या प्रसिद्धि नहीं चाही। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है बाबू वो कभी नाम या प्रसिद्धि नहीं चाही। यानी किसी को नहीं पता था कि डेली नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदल रहा है। यही था बाबू आपका चैप्टर का सारांश। आइए इसका संदेश क्या है, कहानी क्या संदेश दे रही है, इसको समझते हैं। सच्ची देशभक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। जो सच्ची देशभक्ति होती है बाबू वो दिखावे से नहीं होती है, दिल से होती है। छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं। जो छोटे लोग होते हैं बाबू वो भी बड़े काम कर सकते हैं। ठीक। हम नेताओं की केवल मूर्ति नहीं, उनके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या? नेताओं की केवल मूर्ति की नहीं, यानी सुभाष चंद्र बोस हैं तो उनकी मूर्ति की नहीं, उनकी जो आदर्श हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको भी क्या फॉलो करनी चाहिए। आओ इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। फोकस हटना नहीं चाहिए बाबू। ठीक। मूर्ति पर चश्मा नेताजी की पहचान थी। मूर्ति पर जो चश्मा थी बाबू वो क्या थी? तो नेताजी की पहचान थी। चश्मा गायब होना लोगों की लापरवाही दिखाती है। जो चश्मा गायब हो जाता है बाबू वो क्या दिखाता है? तो लोगों की लापरवाही को दर्शाता है, दिखाता है। साधारण व्यक्ति सच्चा देशभक्त था। तो सच्चा देशभक्त कौन था? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति था जो चश्मा को बार बार लगा रहा था। उसने बिना नाम बताए सेवा की। जो साधारण व्यक्ति था बाबू वो बिना नाम बताए, बिना प्रसिद्धि पाए क्या मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता था। कहानी हमें सच्ची देशभक्ति सिखाती है। जो एक स्टोरी है बाबू ये हमें क्या सिखाती है? तो सच्ची देशभक्ति सिखाती है। आओ कुछ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी थी? प्रश्न पूछ रहा बाबू कि नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी थी? कस्बे के चौराहे पर। तो कहाँ लगी थी बाबू? कस्बे के चौराहे पर लगी थी। दूसरा प्रश्न, चश्मा किसने लगवाया? दूसरा प्रश्न बाबू कि जो चश्मा है वो किसने लगवाया? एक साधारण देशभक्त व्यक्ति ने। तो कौन लगाया बाबू? एक साधारण जो देशभक्त व्यक्ति था वही लगवाया था। व्यक्ति ने अपना नाम क्यों नहीं बताया? पूछ रहा बाबू जो व्यक्ति है वो अपना नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो सच्ची सेवा करना चाहता था। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति था बाबू वो क्या करना चाहता था? तो वो सच्ची सेवा करना चाहता था।
कहानी क्या सिखाती है? लास्ट प्रश्न है बाबू, कहानी क्या सिखाती है? सच्ची देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा। जो ये कहानी है बाबू, ये यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा यही दर्शाती है। आपका चैप्टर द एंड हो गया। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं बाबू। अगला है बाबू बाल गोविंद भगत। अगला चैप्टर क्या है? तो बाल गोविंद भगत। फोकस नहीं हटना चाहिए बाबू, फोकस के साथ रहो। बाकी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मास्टर से पूछ सकते हो बाबू। इसका लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। जो बाल गोविंद भगत है बाबू, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक का नाम याद रखना है। पेपर में घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो भी प्रश्न आ रहा है उसको छोड़ना भी नहीं है, यानी पेपर को पूरी तरीके से कर आना है बाबू। ठीक, आइए इसका समझते हैं बाल गोविंद भगत का क्या स्टोरी है। यह कहानी बाल गोविंद भगत नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की है। ये जो कहानी है बाबू क्या है? वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गोविंद भगत, उन्हीं की बारे में है। वे एक बहुत साधारण किसान थे, लेकिन दिल से बहुत धार्मिक और संत स्वभाव के थे। जो बाल गोविंद भगत जो थे बाबू, वो क्या थे? वो एक बहुत ही साधारण किसान थे, लेकिन दिल से बहुत ही धार्मिक और संत स्वभाव के क्या थे? आदमी थे, मनुष्य थे। वे हमेशा भगवान का भजन गाते रहते थे। जो बाल गोविंद भगत जो थे बाबू, वो हमेशा भगवान की भजन करते रहते थे, गाते रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा और शांत था। उनका जीवन कैसा था बाबू? तो बहुत ही सादा था और शांत था। उनका एक ही बेटा था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। बाल गोविंद भगत का बाबू एक ही बेटा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन एक दिन क्या होता है बाबू? उनकी बेटे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर भी बाल गोविंद भगत ने रोना धोना नहीं किया। फिर भी जो बाल गोविंद भगत है बाबू, वो रोते नहीं है। यदि आपके घर किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप देखेंगे लोग क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, वो मर जाता है, फिर भी वो क्या करते हैं? रोते धोते नहीं है। उन्होंने भगवान का भजन गाया और कहा सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। बाल गोविंद भगत क्या करते हैं? उस दिन भी भगवान का भजन गाते हैं और कहते हैं जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को भी भगवान की लीला मान लिया। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को भी बाबू भगवान की लीला मान लिया। और इस कहानी क्या संदेश देती है, इसको सीखते हैं। सच्चा भक्त दुख में भी शांत और धैर्यवान रहता है। जो सच्चा भक्त होता है बाबू, वो दुख में भी शांत और धैर्यवान रहता है। हमें जीवन में हर घटना को भगवान की इच्छा मानना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी घटना हो रहा है बाबू, हमें किसकी इच्छा माननी चाहिए? तो भगवान की, ईश्वर की इच्छा माननी चाहिए। सदा जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। सदा जीवन ही बाबू सबसे बड़ा सुख है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। ठीक, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? पूछ रहा बाबू, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? अभी आपको पढ़ाया गया है, भगवान का भजन गाते थे। तो क्या करते थे बाबू? भगवान का भजन गाते थे। वे हमेशा क्या करते रहते थे? इसमें भी वही आंसर है, भगवान का भजन गाते रहते थे। बेटे की मृत्यु पर उन्होंने क्या किया? बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया बाबू? भजन गाया और शांत रहे। तो क्या किए? भजन गाए और शांत रहे। वे दुखी क्यों नहीं हुए? जो बाल गोविंद भगत है बाबू, वो अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते थे। यही था आपका चैप्टर बाबू, डन हो गया। अब बाबू अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है बाबू लखनवी अंदाज। क्या चैप्टर है? लखनवी अंदाज। जो चैप्टर के लेखक है बाबू, क्या नाम है? यशपाल नाम है। लेखक का नाम याद रखिए एकदम फोकस के साथ। चलिए इस कहानी का जो सारांश है इसको समझते हैं। यह कहानी लखनऊ शहर की तहजीब और मजेदार बातचीत को दिखाती है। ये जो कहानी है बाबू, वो किस शहर की है? तो लखनऊ शहर की क्या तहजीब यानी नवाबी को दर्शाती है, दिखाती है। लेखक एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। जो इस कहानी के लेखक है बाबू कौन है? यशपाल हैं। वो एक बार क्या ट्रेन में सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उनके सामने एक नवाब साहब बैठे थे जो बहुत ही नाजुक और शाही अंदाज में बात कर रहे थे। तो उनके सामने कौन बैठा था? तो एक नवाब साहब बैठे थे जो बहुत ही नाजुक और शाही अंदाज में क्या कर रहे थे? तो बात कर रहे थे। नवाब साहब खीरा खा रहे थे। तो नवाब साहब क्या कर रहे थे बाबू? खीरा खा रहे थे। लेकिन उन्होंने खीरा इस तरह खाया कि उसमें दिखावा और नखरा साफ दिख रहा था। लेकिन जो नवाब साहब थे बाबू, खीरा इस प्रकार खा रहे थे कि उसमें भी उनकी नवाबी दिख रही थी। ठीक, वे खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते, नमक लगाते और बहुत धीरे धीरे शान से खाते। जो नवाब साहब थे वो क्या करते हैं? खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उस पर नमक लगाते हैं और बहुत ही शान से खाते हैं। लेखक को यह देखकर हंसी आ रही थी क्योंकि यह सब सिर्फ दिखावे के लिए था। लेखक को यह सब देखकर क्या हंसी आ रही थी? क्योंकि यह सब चीज क्या नवाब साहब केवल दिखावा के लिए कर रहे थे।
इस तरह कहानी लखनऊ के लोगों की नफासत और दिखावटी शिष्टाचार को मजेदार तरीके से दिखाती है। इस तरह ये जो कहानी है बाबू, ये लखनऊ के लोगों की नवाबी को दर्शाती है। यही था आपका चैप्टर। आइए इसका मुख्य संदेश समझते हैं। दिखावे से ज्यादा सादगी अच्छी बात है। दिखावे से ज्यादा बाबू क्या, सादगी यानी सादा जीवन बहुत ही अच्छा होता है। ज्यादा नखड़ा और बनावटीपन अच्छा नहीं होता। ज्यादा नखड़ा और बनावटीपन बाबू क्या होता है, जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। लखनऊ की तहजीब में नफासत और शिष्टाचार झलकता है। लखनऊ के लोगों में बाबू क्या, नवाबी दरसता है। इसलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है बाबू। आइए कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कहानी ट्रेन की यात्रा की है। जो ये कहानी है बाबू, ये कहाँ की है, तो ट्रेन की यात्रा की है। नवाब साहब बहुत नखरे वाले थे। जो नवाब साहब थे बाबू कैसे थे, तो बहुत ही नखरे वाले थे, दिखावे वाले थे। खीरा खाने का उनका तरीका मजेदार था। खीरा खाने का नवाब साहब का तरीका कैसा था बाबू, तो मजेदार था। वे दिखावा ज्यादा करते थे। वो क्या करते थे बाबू, वे दिखावा ज्यादा करते थे। तो कौन, नवाब साहब। कहानी लखनऊ की तहजीब दिखाती है। ये जो कहानी है बाबू, ये क्या दिखाती है, तो लखनऊ की तहजीब को दिखाती है। आइए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। लेखक कहाँ सफर कर रहे थे, तो लिख देंगे बाबू ट्रेन में। दूसरा प्रश्न, नवाब साहब क्या खा रहे थे, तो खीरा। अगला प्रश्न, नवाब साहब कैसे खाते थे। जो नवाब साहब थे बाबू, वो खीरा को कैसे खाते थे, लिख देंगे बहुत नखरे और शान से। क्या लिखेंगे, बहुत नखरे और शान से। कहानी क्या दिखाती है, ये जो कहानी है बाबू, ये क्या दर्शाती है, लखनऊ की दिखावा को दिखाती है। ये जो कहानी है बाबू, लखनऊ की नवाबी और बनावटीपन को क्या करती है, दिखाती है। चैप्टर इन हो गया। देखते हैं अगला पार्ट है बाबू, एक कहानी यह भी। अगला पार्ट का नाम क्या है, एक कहानी यह भी। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। इसके जो राइटर है बाबू, वो कौन है, मन्नू भंडारी। और इस कहानी का सारांश को, समरी को समझते हैं। यह पार्ट लेखिका ने अपने जीवन की सच्ची कहानी है। ये जो पार्ट है बाबू, ये क्या है, ये लेखिका की ही जीवन की सच्ची कहानी को दर्शाता है, दिखाता है। ठीक, इसमें उन्होंने बताया कि एक लड़की होने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव और कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस पार्ट में जो लेखिका हैं वो ये दिखाती हैं कि लड़की होने के कारण उन्हें जीवन से ही कठिनाई का और भेदभाव का सामना करना पड़ा। ठीक, उनके पिता बहुत अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के थे। उनके जो पिताजी थे बाबू, वो क्या थे, बहुत ही अनुशासन वाले आदमी थे और कठोर स्वभाव के थे। वे लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके पिताजी बाबू लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, यानी लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे। फिर भी मन्नू भंडारी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पढ़ाई जारी रखा। फिर भी जो लेखिका है मन्नू भंडारी, वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती हैं और पढ़ाई को जारी रखती हैं। धीरे धीरे उन्होंने लेखन शुरू किया और एक सफल लेखिका बन गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लेखन शुरू किया और एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका बन गए। यह कहानी बताती है कि उन्होंने संघर्ष करके अपना रास्ता खुद बनाया। ये जो कहानी है बाबू, हमें क्या बता रही है कि जो लेखिका है मन्नू भंडारी, वो संघर्ष करके अपना जीवन को सफल खुद बनाया। आइए इसका मुख्य संदेश क्या दे रहा है, समझते हैं। लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं। जो लड़कियां होती हैं बाबू, वो भी क्या है, लड़कों के बराबर है, यानी लड़कों से कम नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में बाबू क्या, हार नहीं माननी चाहिए। ठीक, मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। सफलता किससे मिलेगी बाबू, तो मेहनत और आत्मविश्वास से। इसीलिए बोलना बाबू, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लो। मात्र 2 दिन बचे हैं, बाकी कोई भी दिक्कत हो रहा है बाबू, आपका मास्टर यहाँ खड़ा है, कमेंट बॉक्स में पूछ लो। आओ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यह पाठ किस प्रकार का है, जो पूछ रहा है बाबू, यह पाठ किस प्रकार का है। आत्मकथा, सच्ची जीवन कहानी। ये जो पाठ है बाबू क्या है, आत्मकथा है। तो किसकी, लेखिका की, यानी मन्नू भंडारी की सच्ची जीवन की कहानी है। लेखिका को किस समस्या का सामना करना पड़ा, लेखिका को बाबू किस समस्या का सामना करना पड़ा, तो देख लो। लेखिका होने के कारण भेदभाव, क्योंकि लड़की होने के कारण उनके साथ क्या हुआ, भेदभाव होता था, यानी हुआ। ठीक, लेखिका ने क्या नहीं छोड़ा। जो लेखिका है बाबू मन्नू भंडारी, वो क्या नहीं छोड़ती हैं, तो पढ़ाई और मेहनत। ठीक, वे आगे चलकर क्या बनी, जो लेखिका है मन्नू भंडारी, तो आगे चलकर क्या बनती है, तो बहुत बड़ी लेखिका बनती हैं, प्रसिद्ध लेखिका। आइए अगला पार्ट इसका देखते हैं। नौबत खाने में इबादत। अगला पार्ट क्या है बाबू, नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र।
इसके लेखक कौन है बाबू? यतीन्द्र मिश्र। आइए इस पाठ का जो सारांश है उसको समझते हैं। यह पाठ महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर आधारित है। ये जो पाठ है बाबू वो किसके जीवन पर आधारित है? तो महान शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। ठीक, वे बचपन से ही संगीत के बहुत शौकीन थे। जो बिस्मिल्लाह खान जो थे बाबू वो क्या थे? बचपन से ही संगीत में उनका बहुत ज्यादा रुचि रहता था। उन्होंने बनारस के मंदिरों में बैठकर शहनाई बजाना सीखा। जो बिस्मिल्लाह खान है बाबू वो कहाँ शहनाई बजाना सीखे थे? तो बनारस के मंदिरों में बैठकर बचपन में ही शहनाई बजाना सीख लिए थे। उनके लिए संगीत ही भगवान की पूजा था। उनके लिए जो संगीत है बाबू वही क्या था? भगवान का पूजा था। यानी भगवान की पूजा यहाँ किसको दर्शा रहा है? तो इबादत। इबादत मतलब क्या होगा बाबू? तो भगवान की पूजा। ठीक, वे रोज सुबह गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज अभ्यास करते थे। वो रोज सुबह गंगा नदी के किनारे बैठकर अपना शहनाई बजाने के बाबू क्या अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो कौन? बिस्मिल्लाह खान। धीरे धीरे वे इतने बड़े कलाकार बने कि उनकी शहनाई पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान है बाबू वो इतने बड़े कलाकार बने, उनकी जो शहनाई बजाने की कला थी वो पूरी दुनिया में क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। और उनका नाम क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इतने बड़े कलाकार बनने के बाद भी वे बहुत साधारण और विनम्र हैं। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान जो थे बाबू वो इतने बड़े कलाकार बनने के बाद भी उनका जीवन कैसा था? बहुत ही साधारण था। यानी उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। ठीक, और विनम्र स्वभाव के आदमी रहे। उन्हें अपने देश और बनारस से बहुत प्यार था। उन्हें अपने देश यानी भारत और बनारस शहर से क्या था? बहुत ही लगाव था, प्रिय था। यही था बाबू आपका चैप्टर का सारांश। आइए इसका मुख्य संदेश देख लेते हैं, क्या दे रहा है? मेहनत और अभ्यास से महानता मिलती है बाबू। महानता किससे मिलेगी? मेहनत और अभ्यास से। आप सोचेंगे आप मेहनत करेंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं तो नंबर कैसे पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। इसलिए नंबर पाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा बाबू। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई कर लो। सच्चा कलाकार हमेशा विनम्र होता है। जो सच्चा कलाकार होता है बाबू वो क्या होता है? हमेशा विनम्र होता है। यानी उसके अंदर कभी भी घमंड नहीं आता है। अपने देश और संस्कृति से प्यार करना चाहिए। अपने देश और संस्कृति से क्या बाबू? प्यार करना चाहिए। आइए इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? जो बिस्मिल्लाह खान थे बाबू वो किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो सबको पता है क्या? तो शहनाई। ठीक, वे संगीत को क्या मानते थे? जो बिस्मिल्लाह खान थे बाबू वो संगीत को क्या मानते थे? तो लिख देंगे इबादत। इबादत मतलब क्या होता है? तो भगवान की पूजा। ठीक, वे कहाँ रियाज करते थे? जो बिस्मिल्लाह खान थे बाबू वो कहाँ रियाज करते थे? रियाज का मतलब होगा वे कहाँ अपने शहनाई का अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो कहाँ करते थे बाबू? तो गंगा नदी के किनारे। उनका स्वभाव कैसा था? बिस्मिल्लाह खान का बाबू स्वभाव कैसा था? अभी पढ़ाया गया है कैसा था? तो विनम्र स्वभाव था। ठीक, चलिए आपका ये चैप्टर क्या हो गया? इंड हो गया। इसका अगला चैप्टर देखते हैं, संस्कृति। ठीक, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो आपका चैप्टर है बाबू पाठ है संस्कृति। इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इसका सारांश को समझते हैं। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति का अर्थ और महत्व समझाया है। इस पाठ में जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी वो क्या? संस्कृति का महत्व और अर्थ को क्या समझाया है। संस्कृति का मतलब है, देख लो संस्कृति का मतलब क्या है? हमारा रहन सहन, सोच, व्यवहार, कला, परंपराएं और जीवन जीने का तरीका। संस्कृति का मतलब है बाबू हमारा रहन सहन, सोच, व्यवहार, कला और परंपराएं और जीवन जीने के तरीके। लेखक कहते हैं कि संस्कृति केवल बाहरी चीजों, कपड़े, खाना से नहीं बनती बल्कि अच्छे विचार और गुण से बनती है। लेखक कहते हैं जो हमारा संस्कृति है वो केवल बाहरी चीजों से नहीं यानी कपड़े और खाने से नहीं बनती बल्कि हमारे अंदर अच्छे गुण, अच्छे विचार से क्या संस्कृति का निर्माण होता है। भारत की संस्कृति बहुत पुरानी और महान है। जो हमारा देश है बाबू भारत, यानी इसकी संस्कृति कैसी है? तो बहुत ही प्राचीन है, पुरानी है और बहुत ही महान है। इसमें सहनशीलता, प्रेम, त्याग और मिलजुल कर रहने की भावना है। भारत की संस्कृति में क्या बाबू? सहनशीलता, प्रेम, त्याग और मिलजुल कर रहने की भावना है। लेखक बताते हैं कि सच्ची संस्कृति वही है जो मनुष्य को अच्छा और मानवता से भरा बनाए। लेखक बताते हैं बाबू कि सच्ची संस्कृति वही है जो मनुष्य को अच्छा और मानवता से भरा बनाए। यही था बाबू आपका चैप्टर का सारांश। आइए इसका जो मुख्य संदेश है उसको समझते हैं।
संस्कृति हमें अच्छा इंसान बनाती है। जो संस्कृति होती है बाबू वो हमें क्या करती है, तो अच्छा इंसान को बनाती है। सच्ची संस्कृति अंदर के गुणों और व्यवहार में होती है। जो सच्ची संस्कृति होती है बाबू वो कहाँ होती है, तो अंदर के गुणों और व्यवहार में होती है। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का क्या करना चाहिए बाबू, तो सम्मान करना चाहिए। यही था आपका चैप्टर बाबू, इंड हो गया। चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृति क्या है, पूछ रहे बाबू संस्कृति क्या है, जीवन जीने का तरीका और अच्छे गुण। तो क्या है बाबू, जीवन जीने का तरीका और अच्छे गुण, यही क्या है, यही संस्कृति है। सच्ची संस्कृति कहाँ होती है, पूछ रहा बाबू सच्ची संस्कृति कहाँ होती है, तो मनुष्य के विचार और व्यवहार में। कहाँ होती है, मनुष्य के विचार और व्यवहार में। भारतीय संस्कृति की खासियत क्या है, पूछ रहा बाबू भारतीय संस्कृति की खासियत क्या है, तो लिख देंगे सहनशीलता और प्रेम। यानी भारतीय संस्कृति में बाबू सहनशीलता है और प्रेम की भावना है। संस्कृति हमें क्या बनाती है, पूछ रहा बाबू संस्कृति हमें क्या बनाती है, तो अच्छा और श्रेष्ठ इंसान बनाती है। यही था बाबू आपका काव्यखंड द एंड हो चुका है। बाकी किसी को बाबू कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। 2 दिन मात्र बचा है, फोकस के साथ स्टडी कर लो। बाकी वीडियो अभी नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा जाके वीडियो देखो, कंसंट्रेशन माइंड के साथ वीडियो देखो। अब चैप्टर का क्या समरी है, सारांश है बाबू, उसको समझ लो, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आएंगे, चैप्टर का स्टोरी पता रहेगा, लिख लोगे। बाकी कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है बाबू तो पूछ लो। ठीक, धन्यवाद।